शेखर को खोकर भारी मन से चारों दोस्त थके हारे शरीर से किसी तरह तेज चलने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कदम कदम पर परसों रात की याद आ गई, जब वे इसी रास्ते से शेखर के साथ तिमारपुर देखने के लिए आ रहे थे। और आज वो तिमारपुर देखकर वापस जा रहे हैं तो शेखर उनके साथ नहीं है तो सिर्फ शेखर की याद। चारों दोस्तों के साथ नाना जी का जो नौकर था सुखी और दो गांव वाले उन्हें बस तक छोड़ने के लिए उनके साथ जा रहे थे। नाना जी ने शशांक से वादा किया था कि वे इन सब बातों का जिक्र भी कभी भी शशांक के माता पिता के सामने बिल्कुल नहीं करेंगे, न किसी रिश्तेदार के साथ। उन्होंने शशांक और उसके दोस्त को यही सलाह दी कि वे सब इन बातों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। सुबह की पहली बस 8 बजे थी। पास वाली पक्की सड़क से गुजरती थी, इसलिए किसी भी हालात में चारों दोस्तों को 8 बजे से पहले गांव के बाहर वाली पक्की सड़क तक पहुंचना जरूरी था। चारों दोस्त इतना घबराए हुए थे कि उन्हें हर पल यही लग रहा था कि कभी तिमरा का भयानक साया उन पर हमला न कर दे। इसलिए चलते चलते उनकी चारों की नज़र आसपास मंडरा रही थी। साथ चल रहे सुखी और गांव वाले भी सतर्क होकर उनके दोस्तों की हिफाजत कर रहे थे। वैसे तो सूरज की रोशनी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, सबके मन से डर भी खत्म होता चला जा रहा था। सड़क अब कुछ ही देर पर रह गई थी। सुखी ने सबको हिम्मत बांधते हुए जोर से कहा, हमें और तेज चलना चाहिए। अगर सुबह वाली बस भी निकल गई तो हमें दोपहर तक यहीं सुनसान सड़क पर बैठना पड़ेगा। और इसी बीच कहीं वो आत्मा आ गई तो? एक गांव वाले ने जल्दी से कहा, लेकिन वो आत्माएं तिमारपुर के बाहर थोड़ी हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। सुखी ने फौरन कहा, अरे तुम नहीं समझ रहे हो, वो आत्माएं इतनी चालाक है कि हमें अपने माया जाल में फंसाकर पहले तिमारपुर ले जाएंगी और फिर तिमारपुर के इलाके में हम सबका काम तमाम कर देगी। मुझे पक्का यकीन है कि उस तिमरा की दुष्ट साए ने ही बेचारे हरिया को अपने जाल में फंसाकर तिमारपुर ले जाकर मार डाला होगा। सुखी की बातें सुनकर सब कांपने लगे, फिर अपने कदमों को तेज उठाते हुए सड़क की तरफ बढ़ने लगे। अब सड़क कुछ ही दूरी पर रह गई थी कि तभी न जाने अचानक ही कहां से कुत्तों का एक झुंड भौंकते हुए सामने से आने लगा। दर्जनों भर काले विकराल कुत्ते अपना भयानक जबड़ा खोले हुए भौंकते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। कुत्तों को इस तरह से अपनी तरफ आता देखकर सबके कदम जहां के जहां थम गए, पर उन पर भयंकर कुत्तों का झुंड उनकी तरफ इस तरह से बढ़ा चला आ रहा था मानो उन्हें वहीं पर नोचकर खा जाएगा। अचानक ही सुक्की जोर से चिल्लाया, अरे बाबू साहब, आप लोग इन कुत्तों की फिक्र मत करो और तेजी से हिम्मत रखकर आगे कदम बढ़ाओ। तभी गौरव बोला, पर ये कुत्ते तो यमदूत की तरह हमें फाड़ कर खाने के लिए इधर ही आ रहे हैं, हम कैसे आगे जाएं? तभी सुखी ने सभी दोस्तों को गंभीरता से समझाते हुए कहा, मुझे बड़े मालिक ने बताया था कि वो आत्माएं आप लोगों का रास्ता रोकने के लिए हर कोशिश करेंगी। उन आत्माओं का मकसद है आप सबको किसी तरह तिमारपुर ले जाकर मारा जाए। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग रास्ते में आने वाली बाधाओं को घबराए बिना सड़क की तरफ चलते जाएंगे और फिर शहर जाने वाली बस में बैठ जाएंगे तो ये आत्माएं आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। फिर सुखी ने रुककर थोड़ा जोर देते हुए कहा, अगर हम इन आत्माओं से डरेंगे नहीं तो ये आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। आप सब बिना डरे आगे बढ़ते रहिए बस। सुखी की इस बात से चारों दोस्त और गांव वाले पूरी हिम्मत जुटाकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब कुत्तों का जो झुंड था वो पूरी रफ्तार से भौंकते हुए इनकी तरफ आ रहा था, पर किसी ने भी अपने कदम नहीं रोके। सब आगे चलते जा रहे थे। अब सबके दिल में जो डर था उन्होंने इस डर को वहीं पर दबा दिया। बस वे आगे चलते जा रहे थे। कुत्तों का झुंड पूरे करीब आ गया था और लगने लगा था कि अब किसी भी पल उनके नुकीले दांत हमारे पैरों में गड़ जाएंगे। तभी अचानक ही एकदम से मानो किसी जादू की तरह भयानक काले कुत्तों का झुंड काले बादलों की तरह ऊपर हवा में उठा और पलक झपकते ही गायब हो गया। तभी सबने राहत की सांस ली और अपनी पूरी ताकत से सड़क की तरफ दौड़ने लगे। उन्हें दूर से ही बस आती हुई दिख रही थी। वो जैसे हाँफते हाँफते सड़क पर पहुंचे तभी उनके सामने बस आकर खड़ी हो गई।
सुखी ने तेजी से सभी दोस्तों को बस में चढ़ने के लिए बोला। बस के रुकते ही बस का पिछला दरवाजा खुला और चारों दोस्त इसी तरह फटाफट बस के अंदर चढ़ गए, मानो वो साया उनके पीछे पड़ा हो। और बस एकदम चल पड़ी। सुखी और दोनों गांव वालों ने चारों दोस्तों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। बस में बैठकर चारों दोस्तों ने जैसे खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा, आखिर पीछे छूटते हुए इलाके पर नजर डाली, तब वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें सड़क के बाहर किनारे पर जो सुखी और गांव के लोग खड़े थे वो वहां पर खड़े नहीं थे। कोई भी नजर नहीं आया उनको। देवजीत चौंकते हुए बोला, अरे ये तीनों जल्दी कहाँ गायब हो गए? अभी तो सड़क के किनारे खड़े थे। उसकी बगल में बैठे शशांक ने सोचते हुए कहा, हो सकता है यार तीनों किसी शॉर्टकट से चले गए हों अपनी गांव की तरफ। बस पूरी रफ्तार से चल रही थी और चारों दोस्तों के दिल में इतनी बेचैनी थी, वो बार बार सोचे जा रहे थे कि जब वो शहर पहुंचेंगे तो शेखर के घर वालों को क्या जवाब देंगे कि उनके बेटे को तिमरा की आत्मा ने जान से मार डाला। तभी सभी दोस्त दो बस और दो ट्रेनें बदलकर तीनों के तीनों शहर पहुंचे और अपने अपने घर जाने की बजाय सीधा पहुंचे शेखर के घर। अब शेखर के घर पहुंचते ही सारे दोस्त हैरानी से हक्का बक्का होकर रह गए। उनकी आंखें उनके घर पर गड़ी की गड़ी रह गई। उनके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर पता चला कि कल रात आधी रात को अचानक ही शेखर के घर में आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ करने से पहले ही पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। चारों दोस्तों को यूं लगने लगा कि मानो उनके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। उन्होंने गिरने से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी दोस्तों ने शेखर के पड़ोसियों से पूछा, आखिर ये क्या हुआ? तो पड़ोस के एक व्यक्ति ने दुख भरे स्वर में कहा, ओह, कल रात 10 बजे ही इनका बेटा शेखर बाहर से बैग लेकर आया था। तब मैं अपने घर के लॉन में टहल रहा था। शेखर ने मुझे देखा पर उसने हाथ तक नहीं लाया। मुझे लगा बेचारा परेशानी में डूबा हुआ है। फिर मैं अंदर जाकर सो गया और आधी रात को अचानक शोर शराबा सुनकर जब जागा तो देखा शेखर और उसका पूरा परिवार जलकर मर चुका है। चारों दोस्त वहां से इस तरह से भागे मानो उनके पीछे भूत लग गया हो। फिर काफी दूर निकल आने के बाद एक जगह रुककर सब गहरी सांस लेने लगे। कुछ देर बाद हाँफते हुए शशांक ने किसी तरह कहा, ये सच कैसे हो सकता है? शेखर तो तिमारपुर में। देवजीत ठहरे स्वर में धीरे से बोला, मुझे तो लग रहा है कि तिमरा और उसके राजकुमार की आत्मा यहाँ आ चुकी है। विशाल फौरन विरोध करते हुए बोल पड़ा, नाना जी ने खुद कहा था कि तिमरा की शक्ति तिमारपुर के बाहर बिल्कुल काम नहीं करती। देवजीत ने कुछ सोचते हुए कहा, तिमरा खुद तो कर नहीं सकती, पर शेखर की आत्मा को अपने बस में करके उससे ये कांड आसानी से करवाया होगा। याद करो, नाना जी ने कहा था कि आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए दादाजी ने हवेली को मंत्र सिद्ध कर रखा था ताकि कोई आत्मा वहां नुकसान न पहुंचा सके। ओ गॉड, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हमने उस मनुष्य जगह जाकर। काश मैंने तुम सबसे तिमारपुर चलने के लिए नहीं कहा होता, शशांक ने पछतावे भरे स्वर में कहा। विशाल ने सिर हिलाया, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, पर अब पछताने का क्या फायदा? अब हमें ये पक्का कर लेना है कि आगे हम कोई भी ऐसी गलती ना करें। और साथ ही एक बात और, हम तिमारपुर की बात किसी को नहीं बताएंगे, हमारे साथ क्या हुआ कुछ भी हुआ, क्योंकि कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। उल्टा हमें वो पागल खाने भेज देंगे। इस मामले पर हम सबको अपने होठ सील लेने चाहिए, किसी के आगे कोई बात नहीं करेंगे। विशाल ने भी इस बात पर हाँ भरी। चारों दोस्तों ने शपथ खाई कि तिमरा और तिमारपुर का नाम कभी अपनी जुबान पर नहीं लेने देंगे। सारे दोस्त गुमसुम से अपने अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपने घर वालों को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुछ ही समय बाद सबके फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो गए। एग्ज़ाम होने के बाद सब दोस्त नौकरी की तलाश में इधर उधर चले गए। कॉलेज से निकलने के बाद चारों दोस्तों का आपस में कोई संपर्क नहीं रहा। धीरे धीरे सभी के सभी दोस्त नौकरी फिर शादीशुदा परिवार में बिजी हो गए।
तिमरा और तिमारपुर की यादों को एक बुरे सपने की तरह भुला बैठे। उन्होंने इन यादों को अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था। और इधर देवजीत की बेटी जब भी अपनी फ्रेंड के साथ कहीं भी पिकनिक या ट्रिप पर जाने की बात कहती, देवजीत के दिलो दिमाग में दबी हुई तिमारपुर की भयंकर यादें ताज़ा हो उठती। देवजीत ने साफ साफ मना कर रखा था अपनी बेटी को कि वो कहीं भी अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर नहीं जाएगी। इस पर देवजीत के बेंगलोर आते ही देवजीत की बेटी ने अपनी मोम को ट्रिप पर उसे भेजने के लिए राजी कर लिया। देवजीत की नाराजगी और डर से उसकी बीवी और बेटी ने ट्रिप के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। पर जब आज अपनी बीवी से बात करने के बाद और अपनी बेटी की बिगड़ी हुई हालत जानने के बाद देवजीत ने 100% यकीन कर लिया कि उसकी बेटी जरूर तिमारपुर के अभिशापित इलाके में गई होगी। देवजीत बेचैन हो उठा। जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए वो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हो रहा था कि कब वो आखिर घर पहुंचे, उसकी बेटी के पास पहुंचे। क्योंकि देवजीत ने तो अपनी आंखों से तिमरा की खौफनाक आत्मा की भयंकर करतूतें देख रखी थी। मन ही मन में अपनी बेटी की कुशलता की कामना करते हुए देवजीत घर वापस जाने के लिए अपना बैग तैयार करने लगा। क्या होगा जब देवजीत घर पहुंचेगा? क्या उसकी बेटी भी सचमुच तिमरा के अभिशापित साय के प्रभाव में थी? क्या होगा आगे, जानेंगे हम इसे नेक्स्ट पार्ट में।